तो प्रीवियस जो लेक्चर्स थे अपने, उन लेक्चर्स में हमने वेव्स से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस बनाई, वेव की इक्वेशन समझने की कोशिश की, वेव से रिलेटेड वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी, एक्चुअल वाइब्रेशंस कैसे होते हैं और किन फॉर्मेट और सेट ऑफ इक्वेशंस का यूज करके हम वेव की कंडीशंस को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सो दैट कंप्लीट सिनेरियो वाज डिस्कस्ड। आज की जो क्लास होगी अपनी, इसमें हम मैकेनिकल वेव्स के कुछ टाइप्स पर बात करेंगे। आपको याद होगा मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनके आई वाज ऑन अ पॉइंट कि मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनके प्रोपोगेशन के लिए, जिनके फॉर्मेट होने के लिए, जिनके बनने के लिए और प्रोपोगेट करने के लिए, आगे जाने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। ओके, एनी वेव which require material medium for their propagation will be called a mechanical wave. एग्जाम्पल्स बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि वेव सेट ऑन द रोप, रस्सी पर एक वेव बना दी, स्ट्रिंग पर एक वेव बना दी, साउंड, वाटर के सरफेस पर बनने वाले रिपल्स, किसी एयर कॉलम के अंदर वाइब्रेशंस अगर हमने क्रिएट करा दिए। ओके, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सब मैकेनिकल वेव्स का ही एग्जाम्पल माना जा सकता है। ठीक है, अब मैंने जनरली साउंड बोल दिया, मैकेनिकल वेव्स मतलब सारी चीजें उसमें आ गई। तो इन मैकेनिकल वेव्स में भी दो मेजर टाइप्स होते हैं। एक को हम कॉल करते हैं ट्रांसवर्स और दूसरी को हम कॉल करते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ये डिस्कशन अपना पिछले लेक्चर्स में हो चुका है थोड़ा बहुत, लेकिन आज की क्लास में डिटेल में हो। तो आज की क्लास में हम मैकेनिकल वेव्स की ट्रांसवर्स टाइप्स ऑफ वेव्स पर बात करेंगे। ट्रांसवर्स वेव्स, what are the transverse waves, what are their properties, and how exactly these waves are going to be propagated. This is the main theme of the lecture. Okay, तो सबसे पहले तो मैं आपको मैकेनिकल वेव को समझाने की कोशिश करता हूं कि एग्जैक्टली मैकेनिकल वेव, सॉरी, ट्रांसवर्स वेव को समझाने की कोशिश करता हूं कि एग्जैक्टली ट्रांसवर्स वेव बनेगी कैसे। अब जरा इस एनिमेशन को ध्यान से देखिए आप। यहाँ हमें बड़े ही अच्छे तरीके से ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। ऑब्जर्व इट केयरफुली। इसमें देखिए एक रोप बताई गई है, आप इसे रोप का ट्रीटमेंट दे दें। ये एक रोप है, यहाँ एक वाइब्रेटर है, ये मूव करता जा रहा है। तो आप देखिए पार्टिकल्स ऑफ द रोप जो है ये अप डाउन, ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। ठीक है, बारी बारी से, जैसे जैसे उनका नंबर आएगा तो वो ऊपर नीचे मीन पोजीशन के अक्रॉस मूव करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स जो हैं ऐसे सॉरी फॉर दैट, ऐसे ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। दिस इज द वे द पार्टिकल्स आर सपोज टू मूव। और इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि वेव जो जा रही है वो ऐसे जा रही है, लाइक दिस। अब इन दोनों डायरेक्शंस को बच्चों केयरफुली ऑब्जर्व करो। पार्टिकल के वाइब्रेशन, यस, इसको मैं वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल से एट्रीब्यूट कर देता हूं, और वेव के प्रोपोगेशन इसे मैं बस v से एट्रीब्यूट करता हूं। तो मैं यहाँ पे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज ऑब्जर्व करता हूं कि पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव की वेलोसिटी जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन जिसमें पार्टिकल वाइब्रेशंस एंड वेव वेलोसिटी परपेंडिकुलर बनती है, ठीक है, तो उस तरीके की वेव को हम कॉल करते हैं ट्रांसवर्स। बड़ा सिंपल सा आसान सा डेफिनेशन है। A transverse wave is a type of wave in which the particle velocity and the wave velocity is perpendicular to each other. अब इसमें समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको अगर बताऊं यहाँ पे लेट्स से कि ये एक्स एक्सिस है, इस तरीके से अगर मैंने निकाला ये वाई, और इसी को करस्पॉन्ड करते हुए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ ये जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड। इमेजिन करिए कि वेव एक्स में जाती है, जस्ट इमेजिन।
कि वेव जो है ना एक्स एक्सिस में यहाँ जा रही है, तो बताइए पार्टिकल कहाँ वाइब्रेट हो सकते हैं? वाई में। वाई में? सिर्फ वाई में या जेड में भी? जेड में भी। हम एक्स और जेड के कॉम्बिनेशन में भी ट्रांसवर्स वेव बना सकते हैं और एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन में भी ट्रांसवर्स वेव बना सकते हैं। मतलब पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट होंगे और वेव आगे जाएगी, या पार्टिकल ऐसे आगे पीछे वाइब्रेट होंगे जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से और वेव आगे जाएगी। ठीक है। इस जेड डायरेक्शन को देखें ना बेटा, ये भी तो एक्स को परपेंडिकुलर है, ये देखिए ये भी तो एक्स को परपेंडिकुलर है। तो एक्स वाई जेड में से अगर किसी एक डायरेक्शन में वेव चल रही है तो पार्टिकल के वाइब्रेशंस दूसरे किसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो सकते हैं। इमेजिन करिए कि अगर वाई में वेव चल रही है तो वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल कहाँ कहाँ हो सकते हैं? एक्स और जेड। एक्स में भी हो सकते हैं, और अगर हम चाहते हैं तो जेड में भी हो सकते हैं। और की बात है, एंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और ऑप्शंस, एक्स में वाइब्रेट करा के वाई में लेके जाओ वेव को, ऐसा भी पॉसिबल है, या जेड में वाइब्रेट करा के वेव को वाई में लेकर जाओ। बेसिकली मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं कि जिस किसी डायरेक्शन में वेव का प्रोपोगेशन होगा वो पार्टिकल के वाइब्रेशंस को परपेंडिकुलर होगी। अगर ऐसा होता है तो इस वेव को हम क्या कॉल करेंगे? ट्रांसवर्स वेव। दैट्स इट। आई होप ये बात आपको ऑलमोस्ट याद हो गई होगी। सो द डेफिनेशन आई एम जस्ट पिकिंग इट रैंडमली फ्रॉम दी नोट्स, तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। बहुत ही सिंपल और आसान सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वन बाय वन मैं आपके सामने ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसी ऑर्डर में रखता हूं जैसे मैंने आपको मॉड्यूल में दी। सबसे पहले यही बात यहां दोहराई गई है कि पार्टिकल्स जो हैं मीडियम के, ये वाइब्रेट करेंगे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। दूसरी ये बात है कि जब हम वेव सेट कर लें तो मीडियम डिवाइड हो जाएगा क्रेस्ट में और ट्रफ में। अब क्रेस्ट का मतलब देखिए यहाँ क्या होता है, ये जो ऊपर का उभार है, अपर पार्ट, ये जो ऊपर है ना इसे क्रस्ट कहेंगे, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, दबा हुआ हिस्सा नीचे की तरफ, इसे हम क्या कॉल करेंगे? ट्रफ। तो अपर पोर्शन क्रस्ट, ये वाला जो पोर्शन आएगा इसको हम कॉल करेंगे ट्रफ, डाउनवर्ड पोर्शन। डेफिनेशंस बड़ी सिंपल है। अगर हम क्रस्ट और ट्रफ को वाकई डिफाइन करना चाहते हैं तो वी हैव दीज टू डेफिनेशंस अवेलेबल फॉर देम। इट्स अ पोर्शन ऑफ द मीडियम व्हिच इज रेज्ड टेम्पररीली याद रखिए अबव द नॉर्मल पोजीशंस ऑफ रेस्ट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। मतलब नॉर्मल जो पोजीशन है, मीन जो पोजीशन है, इसके ऊपर वाले हिस्से को हम क्रेस्ट कहेंगे, और इसका उल्टा अगर हम कहें कि मीन जो पोजीशन है इसके नीचे वाले हिस्से को हम क्या कॉल करेंगे? ट्रफ कॉल करेंगे। अब एक सिंगल क्रेस्ट और उसका एडजेसेंट ट्रफ अगर हम जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, तो हम एक सिंगल ट्रांसवर्स वेव को बना सकते हैं। यानी कि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को मिला करके एक ट्रांसवर्स वेव फॉर्म की जा सकती है। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। दो सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ अगर हम ले लेते हैं, एक के बाद एक आने वाले क्रेस्ट या एक के बाद एक आने वाले ट्रफ, तो इनके बीच का डिस्टेंस अगर हम गिनते हैं तो हम इसे कॉल कर सकते हैं वेव लेंथ। गेटिंग द पॉइंट? यस। ओके। अच्छा, ये क्रेस्ट ट्रफ बन के हो क्या रहा है? तो आंसर सिंपल है, क्रेस्ट और ट्रफ बनते हुए फाइनली जो अल्टीमेट एम है वेव के बनने का वो होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो यहां पर भी क्रेस्ट बने ट्रफ बने, फाइनली हुआ ये कि एनर्जी ट्रांसफर हुई। अब इसी बात को देख लीजिए आप, यहाँ ये सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारा, ये ऐसे मूव करता जा रहा है तो इसके नतीजे में ये वेव ऐसे 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 आगे मूव करती जा रही है, तो एनर्जी एक एंड से लेकर के दूसरे एंड तक ट्रांसफर हो रही है। सो बात इतनी सी है कि क्रेस्ट और ट्रफ के प्रोपोगेट करने से हम ये देखेंगे कि देयर शुड बी अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो अगर ये रस्सी सीधी है, रोप जो है ना सीधी है, और इसमें मैंने अगर ट्रांसवर्स वेव बना दिया तो बेसिकली मैं उस सीधी रोप के शेप को चेंज कर रहा हूं। क्या चेंज कर रहा हूं? शेप। मतलब ट्रांसवर्स वेव उसी वक्त बनेगी जब मीडियम का क्या चेंज होगा? चेंज होता। शेप। बगैर शेप के चेंज करे हुए आप ट्रांसवर्स वेव बना ही नहीं सकते। सो दिस मेक्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर हम ट्रांसवर्स वेव बनाना चाहते हैं
प्रोपोगेट कराना चाहते हैं ट्रांसवर्स वेव के लिए, तो मीडियम के पास एक इलास्टिसिटी चाहिए, एक प्रॉपर्टी चाहिए जिसे कहा जाता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी चैप्टर में इसकी डिटेलिंग करेंगे। ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो इलास्टिसिटी ऑफ शेप से डील करता है, शेप की इलास्टिसिटी। ओके, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव उस वक्त तक नहीं बनाई जा सकती जब आप मीडियम के शेप को चेंज करें। अब देखिए, एक सीधी रस्सी है, उसको आपने ऐसे कर दिया तो शेप चेंज हो गया, तो उसके अंदर ऐसी इलास्टिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि उसके शेप में चेंजेस करना पॉसिबल हो। उसे ही कहा जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ शेप, या उसे हम कह सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। गेटिंग इट? Yes, sir. अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात ये भी आती है कि जब हम ट्रांसवर्स वेव को प्रोपोगेट कराते हैं तो कोई प्रेशर या कोई डेंसिटी में चेंजेस नहीं आते हैं। देयर इज नो चेंज इन प्रेशर एंड डेंसिटी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिए इस बात को। प्रेशर और डेंसिटी ऑफ द मीडियम में कोई चेंज नहीं आता है, ये नो बोला यहाँ पे, नो, नो चेंज। हाँ, किस चीज में चेंज आएगा, ध्यान करिए, किसमें चेंज आएगा? Shape में, और नो चेंज किसमें? प्रेशर में और density में, बिल्कुल चेंज नहीं होगी, ये जैसे हैं वैसे रहेंगे। ट्रांसवर्स वेव के बनने से प्रेशर या डेंसिटी में फर्क नहीं पड़ता है। अब ट्रांसवर्स वेव कौन से मीडियम में बनाई जा सकती है? तो आंसर सिंपल है, ये वेव उन्हीं मीडियम में बनाई जा सकती है जिनका शेप होता है। अब जिनका शेप ही नहीं है तो आप उसमें ट्रांसवर्स वेव कहां से बनाओगे? ठीक है, तो क्या हम पानी में, लिक्विड में ट्रांसवर्स वेव बना सकते हैं? Yes. बना सकते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। नहीं, नहीं, मैंने अभी कहा कि ट्रांसवर्स वेव बनने के लिए शेप का चेंज होना जरूरी है। शेप के चेंजेस करा के ही हम ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट और ट्रफ और उभार और डिप्रेशन ये सब बनाते जाते हैं। अब एक ऐसा मटेरियल है हमारे पास जिसका अपना खुद का शेप ही नहीं है, तो आप उसमें ट्रांसवर्स वेव कैसे बनाओगे? बना सकते हो क्या? नहीं, है ना? तो एयर में, वाटर में ट्रांसवर्स वेव बनेगी क्या? नहीं, तो यहाँ इसे हम एज अ प्रॉपर्टी अगर मेंशन कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपोगेट ओनली थ्रू व्हाट? solid, क्यों सिर्फ सॉलिड में से? सोचिए, shape है, सॉलिड का शेप, ठीक है। अब लिक्विड या कोई गैसियस सिस्टम आप इस्तेमाल करोगे तो उसका अपना खुद का शेप नहीं है। अगर उसका अपना खुद का शेप नहीं है तो वो ट्रांसवर्स वेव को अकोमोडेट कहां से कराएगा, अपने अंदर बनने कैसे देगा? क्योंकि ट्रांसवर्स वेव का बनना ही शेप के चेंज करना जैसा है। ओके, अब यहाँ इसके अलावा एक और कंडीशन भी मैंने बता दी कि ट्रांसवर्स वेव अलोंग द सरफेसेस भी बनाई जा सकती है। ठीक है, जैसे वाटर के सरफेस पे बना दिया आपने ट्रांसवर्स वेव, तो ऑन द सरफेस भी बनाई जा सकती है। सरफेस का शेप हल्का सा हमने मोड़ दिया। अब देखिए, पानी के अंदर नहीं बनेगी लेकिन पानी के सरफेस पर जरूर बन सकती है। गेटिंग द पॉइंट? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी जगह पर जब ट्रांसवर्स वेव बनती है तो उसकी वेलोसिटी ऐसे डिफाइन होती है। ठीक है, ये मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात चल रही है, तो उसकी वेलोसिटी जो है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से डिफाइन होगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आज के सारे न्यूमेरिकल यहीं से निकलेंगे, इसी फॉर्मूले से करेंगे हम। वेलोसिटी ऑफ द वेव या स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इज इक्वल टू अंडर रूट टी, यानी कि टेंशन, उस मटेरियल में, उस सॉलिड में आपने कितना फोर्स लगा के रखा है, कितना टेंशन लगा के रखा है, और म्यू यानी कि यहाँ पे आएगा मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ का सीधा सा मतलब है लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी, इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं m/l, मास अपॉन लेंथ। यूनिट वाइज अगर हम बात करें, मास पर यूनिट लेंथ का यूनिट क्या आएगा? किलोग्राम पर मीटर। So that is how we try to identify the velocity of the transverse wave. Do remember this formula, ये फॉर्मूला आपने भूलना नहीं है। एक और लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर ये भी आती है कि ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड। ठीक है, अब ये इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई इस प्रॉपर्टी को आप याद रखो, बिकॉज पोलराइजेशन या पोलराइज होना ये क्या है हमें पता ही नहीं है। हम इसे 12th के सिलेबस में कवर करेंगे। तो फिलहाल बस आप ये याद रखिए
कि ट्रांसवर्स वेव का पोलराइजेशन कराया जा सकता है। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को सिलेक्ट करना। सो एनी हाउ याद रख पाएंगे इसको कि ट्रांसवर्स वेव का क्या कराया जा सकता है? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कराया जा सकता है। पोलराइजेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्टिकल है जो हमारी सिलेबस में है और 12th में है, तो वहां पढ़ेंगे हम उसको। तो फिलहाल बस याद रखिए कि ट्रांसवर्स वेव का पोलराइजेशन कराया जा सकता है। ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। So these are the properties, these are the general conditions of a transverse wave. समझ आ गई आपको सारी? अब इसके कुछ एक न्यूमेरिकल्स के साथ हम लोग शुरू करते हैं। बिल्कुल सिंपल और आसान आसान इजी इजी क्वेश्चंस के साथ मैं डिस्कशन करूंगा। आज का पूरा लेक्चर आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो वेलोसिटी, वेवलेंथ, इन कंडीशंस पर पूछे जाते हैं। अभी फिलहाल के हिसाब से मैं बात करूं तो हमें यहाँ पर यह बताया गया है कि एक रोप है जिसका अपना खुद का मास है 500 ग्राम पर मीटर। ओके, तो ये मास अपॉन लेंथ का मीनिंग यहाँ पे लग रहा है, याद रखिए। और इस पर एक 20 किलोग्राम का ब्लॉक हमने अटैच कर दिया है। तो हमें पता करना है कि स्पीड ऑफ द वेव जनरेटेड इन द स्प्रिंग कितनी होगी। अज्यूम दैट द टेंशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द मास ऑफ द कॉर्ड। तो टेंशन सिर्फ यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये ब्लॉक प्रोवाइड कर रहा है। जरा सिंपल तरीके से सोचिए, 20 किलोग्राम के हिसाब से नीचे कितना आएगा? यहाँ 200। यहाँ ऊपर कितना आया? टेंशन टी। छोटे से कैलकुलेशन से पता चला टी इज इक्वल टू 200। म्यू कितना है? ये म्यू का ही यूनिट है, 500 ग्राम पर मीटर। इसे कन्वर्ट करते हैं, 500 ग्राम का कन्वर्जन हो जाएगा 10 टू द पावर -3 किलोग्राम पर मीटर। तो हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई, टी का वैल्यू आ गया, और कुछ भी नहीं चाहिए हमको। तो स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव कैन नाउ बी मेंशन एज टी बाय म्यू। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट में पुट अप द वैल्यू फॉर t, दैट इज 200, पुट अप द वैल्यू फॉर म्यू, दैट इज 500, into 10 टू द पावर -3। तो ये दोनों जीरोस काट दिए, -3 ऊपर गया, दैट बिकम्स 2000 अपॉन 5। सॉल्व करें इसे। 0.4। So 2000 upon 5. So v will be equal to अंडर रूट में 400, है ना? v is equal to 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो भी वेव यहाँ सेट होगी वो इतनी पर्टिकुलर स्पीड से चलेगी। ये बिल्कुल ही एकदम ही आसान क्वेश्चन था, कोई खास बात नहीं थी। सिर्फ आपको यहाँ पे मैं फॉर्मूला रिकॉल कराना चाह रहा हूँ। आ गया सभी के समझ में? यस सर। लेट्स टेक दी अनदर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक स्ट्रिंग है जो ऑलरेडी टॉट करके रखी है, मतलब कुछ अच्छा खासा टेंशन उसमें डेवलप कर दिया है। अब कितना टेंशन यहाँ स्प्रिंग पर लगाया गया है ये साफ साफ दिख रहा है हमको, 100 न्यूटन। सो 100 न्यूटन यहाँ पे टी है। लीनियर मास डेंसिटी यानी कि ये वाली चीज 0.25 किलोग्राम पर मीटर। तो ये जो 0.25 हमको दे रखा है, इट इज जनरेटेड इनसाइड अ कार्ट। तो ये सारा जो काम हो रहा है ना, ये कार्ट में डेवलप हो रहा है, मतलब एक कार वगैरह जैसी स्ट्रक्चर में, मूवेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें ये डेवलप हो गया। सो दिस इज द सिचुएशन। अब बड़ा अच्छा सवाल पूछा इसने क्या पूछा? What should be the velocity of the cart so that the pulse remains stationary with respect to ground? Pulse remains stationary with respect to ground। अब जरा समझिए कि कोई एक ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड पे खड़े होके ये सारा मामला देख रहा है। ओके, ये ग्राउंड पे खड़ा है, यहां खड़े होकर के ये सब कुछ देख रहा है कि कैसे चल रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये कार्ड जो है मैंने रेस्ट पे रखी, स्टेशनरी रखी, तो ये पल्स डेवलप हो गई। अब ये पल्स इधर 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 ट्रैवल करती जाएगी। तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर जो होगा ग्राउंड पे, वो बाकायदा देखेगा कि ये पल्स ये एंड से निकल करके ये एंड तक गई, तो ये पल्स के मूवमेंट को फील करेगा। लेकिन इमेजिन करें कि अगर मैंने इसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इस कार्ट को ऐसे पीछे मूव कराया, पीछे,
तो पल्स आगे जा रही है और कार्ट पीछे जा रही है, तो इसको ऐसा लगेगा ना कि यहीं पर खड़ी है। Yes. रिलेटिवली पल्स रेस्ट पे आ जाएगी, है नहीं आया समझ में? यस नहीं, सबके समझ में नहीं आया मेरा ख्याल है। नहीं समझा सर। नहीं समझा। नहीं सर। देखो ये जो कार्ट है या जो कार है, मान लो चलो जो गाड़ी है, ये रुकी हुई है रेस्ट पे। ये ऑब्जर्वर बाहर खड़े होकर देख रहा है, तो ये पल्स ऐसे आगे जाती हुई दिखेगी ना इसको। ये पल्स इधर आएगी, फिर 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 एंड पे पहुंचेगी, ऐसा दिखेगी ना उसको। Yes, यस sir. सर। हाँ, लेकिन अगर समझो ये गाड़ी मैंने पीछे मूव करा दी, उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में मैंने ये गाड़ी मूव करा दी, इधर मूव करा दी, अब ग्राउंड के रेफरेंस में ये पल्स हमेशा इसको यही दिखेगी, देख लो इधर ही दिखेगी इसको। हो सकता है ना ऐसा? यस सर। यस सर। यस। क्योंकि ये पल्स भले आगे जाए लेकिन गाड़ी तो पीछे जा रही है इधर। थोड़ी देर के बाद ये पल्स यहां पहुंचनी थी, लेकिन गाड़ी आगे खिसक गई, तो इस आदमी को ये यहां का यहीं दिखी। यस सर पोजीशन yes, फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ ग्राउंड फ्रेम में या ग्राउंड की पोजीशन से पल्स की पोजीशन चेंज ही नहीं हुई। भले वो रस्सी के एंड पे पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं है कि रस्सी के एंड पे नहीं पहुंचेगी, रस्सी के एंड पे पहुंच जाएगी, लेकिन जिस जगह पर वो ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है वो पल्स उसको उसी जगह पे दिखेगी। इसका मतलब यही हुआ ना, स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है बात? Yes, sir. तो ऐसा कब पॉसिबल है बताओ? स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कब पॉसिबल है? ये वेलोसिटी ऑफ कार्ट है और ये वेलोसिटी ऑफ वेव है, पल्स है। दोनों एक। हाँ, दोनों बिल्कुल opposite. सिंपल सी बात है, दोनों इक्वल होने चाहिए मैग्नीट्यूड में। वो अपोजिट का तो खैर छोड़ दो, बात की बात है वो, समझ रहे हो? और Yes, sir. बेटर, और इसको बेटर फीलिंग देने के लिए मैं ऐसे कहता हूं कि एग्जैक्टली इसके सामने ये अपना बंदा खड़ा है, यहां खड़े होके ये देख रहा है, ठीक है? अब अगर कार्ट मूव नहीं करती तो इस बंदे को अपनी ऐसे गर्दन घुमा के देखना पड़ता ना, पल्स उधर गई बोल के। Yes. Yes, sir. लेकिन अगर कार्ट मूव कर रही है तो ये बंदा खाली सामने देखेगा, पल्स इधर जा रही है, कार्ट इधर जा रही है और उसको दिख यही रही है, पल्स सामने ही दिख रही है उसको। फील कर पा रहे हो सिचुएशन? Yes, sir. Yes, sir. अभी अभी आपने आंसर दिया कि ऐसा कब पॉसिबल है? Equal. हाँ, जब कार्ट की वेलोसिटी पल्स की वेलोसिटी के इक्वल है तभी पॉसिबल है, तो आगे पीछे हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? Yes, sir. Yes. अब पल्स की वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? बस T by टी बाई म्यू। तो वेलोसिटी ऑफ कार्ट भी उसी टी बाई म्यू से निकालेंगे, तो टेंशन यहाँ पे है 100 और म्यू है 0.25, तो वीसी इज इक्वल टू, देखो समझता है क्या, 400 20. 20 मीटर पर सेकेंड। अब 400 कैसे आया? सोचो जरा कैसे आया 400 है? 1/0.25 इज 4 ना? Right, sir. बराबर है ना? Yes, sir. ओके, चलिए ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन बहुत अच्छे आने वाले हैं, ध्यान से समझिए। मैं बड़े आसान आसान क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं, बट आगे आगे जैसे बढ़ेंगे ना क्वेश्चन की लेवल काफी अच्छी होगी। नाउ वी हैव इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज ये लीनियर मास डेंसिटी गिवन है, तो ये क्या चीज है ये बताओ? म्यू। Mu. शाबाश, तो ये म्यू हो गया। टेंशन गिवन है, ये क्या चीज है? न्यूटन टेंशन T. How much power must be supplied to the string to generate a sinusoidal wave of frequency? तो ये क्या है? N. N. N। और एम्पलीट्यूड, तो ये क्या है? A. तो ये एम्पलीट्यूड पहले मैं करेक्ट कर लेता हूं, 6 × 10⁻⁻² मीटर। अब बेटा कितनी पावर चाहिए ये पूछ रहा है, पावर पूछा इसने,
हाउ मच पावर वी आर सपोज टू सप्लाई। तो पावर का फॉर्मूला लगाओ ना, पावर का फॉर्मूला आप सबको याद होगा, हाफ Half म्यू mu ए स्क्वायर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बड़ा वी, वी इट इज नॉट लैम्डा, V. लैम्डा इज फॉर एनर्जी, वी सोच ले, यस सर याद कर। अब देख, तुझे अगर पावर निकालनी है तो तुझे दो छोटे छोटे कैलकुलेशन अलग से करने पड़ेंगे। पहला कैलकुलेशन तुझे ओमेगा का करना, ओमेगा का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ओमेगा क्या कैलकुलेशन हो जाएगा, 2 पाई 2 pi n. सो ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई, एन का वैल्यू गिवन है 60, तो ओमेगा हो जाएगा 120 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये एक पार्ट जरूरी था। दूसरा तुझे v भी निकालना पड़ेगा, Velocity. v आ जाएगा अंडर रूट में t बाई म्यू। अब सब कुछ तो दे रखा है तो ठीक ठीक कर लो। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट में ठीक ठाक कैलकुलेशन करते हैं तो ये 80, ये 5, ये 10 टू द पावर -2। 80 डिवाइडेड बाय 5 कर लो, कितना होगा, 40 होगा पक्का। 16. 16 ना, हाँ 16. 16 इंटू 10 टू द 4. पावर 2 आ जाएगा। ये 10 टू द पावर -2 ऊपर गया तो +2 हो गया। आप 16 रूट से बाहर ले आओ, 4. +2 रूट से बाहर ले आओ, 10⁻⁴ यानी कि इसका आंसर 1. आया 40. 40 मीटर पर सेकंड। सो जो रिक्वायरमेंट थी वो आपको पूरी हो गई। अब बस आप यहाँ पे डेटा को ठीक ठाक पुटअप कर लें। सो दिस इज हाफ, म्यू इज 5 इंटू 10 टू द पावर -2, ए इज 6 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, ओमेगा इज 120 पाई का स्क्वायर, और v जो हमने अभी अभी निकाला 40। रेस्ट इज विथ यू, कैलकुलेशन कर लें आप पूरा इसका, तो इतने वैट इसका आंसर आ जाएगा। कर पाओगे? Yes, sir. कंफर्म? Yes sir. 100%? Yes, sir. ओके। अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, मेरे ओपिनियन में ये क्वेश्चन बहुत मीनिंगफुल है, तो ध्यान से करेंगे, गौर से समझें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक यूनिफॉर्म रोप है जिसका मास m है, तो रोप का अपना खुद का मास है एंड हैज गॉट अ सर्टेन लेंथ l, और इसको हमने एक सीलिंग से हैंग करा दिया है। तो जस्ट एक सिचुएशन में आपके सामने बना देता हूं कि ये सीलिंग है लाइक दिस, और इस सीलिंग से ये कुछ इस तरीके की एक अच्छी खासी रोप जो है वो हमने हैंग करा दी। बेटा जब रोप का अपना मास दिया हुआ होगा ना, तो ये बहुत मीनिंगफुल बात होगी, याद रखिए, क्योंकि मास टेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा और टेंशन वेलोसिटी को अफेक्ट करेगा। ऐसे ही मासलेस रोप अगर मैं कंसीडर करता हूं तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन अगर रोप का कुछ मास है, कुछ लेंथ डिस्क्राइब किया गया है, मास और लेंथ पर्टिकुलरली मास, तो mg ये टेंशन बनाएगा ना। ओके Yes sir. अब हमसे ये कह रहा है, शो दैट द स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन द रोप इज अ फंक्शन ऑफ y द डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर एंड एंड इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो इस पर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये, इस पर स्पीड कांस्टेंट नहीं है। ये बाद में क्या डेरिवेशंस आते हैं वो सब बात की बात है, पहले इसकी एनालिसिस करते हैं। देखिए किसी भी ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड होती है ना, स्पीड, वो बेटा बड़े सिंपल तरीके से हम लोगों ने ऐसे डिफाइन की, अंडर रूट में t बाई म्यू। चलो म्यू के बारे में भी कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है, म्यू क्या है, तो मास अपॉन लेंथ, ये भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, म्यू तो एक कांस्टेंट फैक्टर माना जाता है वैसे देखा जाए तो। अब वेलोसिटी पर सारा जो कंट्रोल होगा ना वो टेंशन का होगा। अब सोचिए अगर मैं एक पॉइंट चॉइस करता हूं बेटा यहां, यहां, ठीक है, इमेजिन करो ये जो ब्लू लाइन मैंने बनाई ना, मुझे यहां स्पीड निकालनी है। तो बेटा यहां अगर मैं स्पीड निकालना चाहता हूं तो इस जगह पर मुझे दो चीजें पता होनी चाहिए, टेंशन और म्यू। चलो म्यू तो कांस्टेंट है, मामला किस पे अटक गया आके, Tension. टेंशन। अब जरा सोचिए कि रस्सी के इस एलिमेंट पर टेंशन किसकी वजह से आ रहा होगा,
रस्सी का जो ये एलिमेंट है, स्ट्रिंग का जो ये एलिमेंट है, उस पर टेंशन किसने बनाया? रोप के मास में। नहीं, गौर से समझिए बात। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, रस्सी को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ऊपर का हिस्सा फीलिंग्स और नीचे का हिस्सा। गौर से सुनिए, इस जगह पर मैं रस्सी को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा। अब ये जो एलिमेंट है रस्सी का, इस एलिमेंट पर रस्सी का निचला हिस्सा टेंशन प्रोवाइड कर रहा है, समझे? यस सर। जैसे आपको अगर क्विकली इस बात को समझना है तो मान लेते हैं कि एक बार है, एक बार पर जो है ना, इमेजिन करते हैं ऐसे एक इंसान लटका हुआ है, ये इसको पकड़ के एक और इंसान लटका हुआ है, ये ऐसे इसको पकड़ के एक और इंसान लटका हुआ है। इमेजिन कर लें भाई आप ऐसे। आप सोचो इस मिडल इंसान पे किसने टेंशन लगाया? अपर वाले ने, लोअर वाले ने? लोअर। इसने, इसका मास अगर ज्यादा होगा तो इस पे टेंशन बहुत ज्यादा आएगा। और इस सबसे ऊपर वाले इंसान पे किसने टेंशन लगाया? दोनों। ये दोनों ने। तो उसी तरीके से मैं जानना चाहता हूं कि रस्सी का ये जो हिस्सा है, यहां पर टेंशन रस्सी के निचले पोर्शन के मास की वजह से आएगा या ऊपर के पोर्शन के मास की वजह से आएगा? नीचे वाले। अब इसमें सरप्राइजिंग बात क्या है पता है? अगर मैं ये हिस्सा रस्सी का यहां न कंसिडर करते हुए, यहां से मैं मिटा देता हूं इसको, ठीक है, रस्सी का हिस्सा यहां न कंसिडर करते हुए बेटा अगर मैं ऊपर कंसिडर कर लूं, यहां कंसिडर कर लूं, तो सोचो इस जगह के मुकाबले में ये पोजीशन 1 मान लेते हैं और ये पोजीशन 2 मान लेते हैं, तो सोचिए पोजीशन 1 के मुकाबले में पोजीशन 2 पर टेंशन ज्यादा आ जाएगा। यस। यस सर। पक्की बात है एकदम? यस सर। है ना, क्योंकि पोजीशन 2 की जगह पर रस्सी का निचला हिस्सा काफी बढ़ गया है, तो यहाँ पे टेंशन ज्यादा हो जाएगा। और अगर मैं एक और पोजीशन मान लेता हूं बिल्कुल एट द एंड, पोजीशन 3, तो यहाँ पर टेंशन सबसे ज्यादा। अब मुझे एक बात बताइए, टेंशन ऐसे ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो बढ़ता जा रहा है, अब अगर टेंशन बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? वेलोसिटी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ेगी। तो एक वेव मैंने यहाँ से सेट करा के ऐसे ऐसे भेज दी, मान लो एक वेव मैंने यहाँ पे ऐसे सेट कराई, ये वेव मैंने सेट कराई, अब ये वेव ऊपर की तरफ ट्रैवल करने वाली, तो क्या ये वेव पूरा ऊपर जाते जाते कांस्टेंट स्पीड से जाएगी क्या? नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। ये एनालिसिस याद रखिए आप, कांस्टेंट स्पीड से ये नहीं जाएगी, बल्कि क्या होगा, उसकी स्पीड ऊपर जाते जाते बढ़ती जाएगी। हाँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है उसकी स्पीड बढ़ेगी, इसलिए बढ़ेगी क्योंकि जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है टेंशन बढ़ रहा है, और टेंशन बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। माइक ऑफ रखो बेटा प्लीज, डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं मुझे। ओके, सो यहाँ दो बातें हमें क्या समझ में आई? क्या स्पीड कांस्टेंट है? नहीं। अगर वेव अपवर्ड ट्रैवल कर रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी? इंक्रीज। और अगर मान लो वेव मैंने ऊपर से बना के नीचे भेजी, ऐसे ऊपर से बना के मैंने वेव को नीचे भेजा, तो उसकी स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये दोनों बातें आपको अच्छे से जहन में बिठानी है। अब हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे दो चीजों पे है, हमको वेलोसिटी का एक फॉर्मूला निकालना है और टाइम का एक फॉर्मूला निकालना है। बड़ा आसान है, देखिए आइए समझने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम को मैं दोबारा बनाता हूं, ये एनालिसिस का पार्ट था इसलिए इसको हटा देते हैं, जैसा है वैसे रखते हैं। अब इसी डायग्राम को दोबारा फॉर्मेट ऑफ फॉर्मूले के लिए फिर से डेवलप करते हैं। मान लेते हैं ये सीलिंग है, ठीक है, और ये रस्सी है, ऐसी रोप हमने ले ली जिसका कुछ मास स्पेसिफाई किया गया है, कुछ लेंथ स्पेसिफाई की गई है, तो ये रोप आ गई पूरी अपनी। अब किसी एक वाई डिस्टेंस पर, लोअर एंड से किसी एक वाई डिस्टेंस पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट यहां पे चॉइस किया। अब मुझे इस एलिमेंट पर इसकी स्पीड निकालना है। गौर से समझिए, इस एलिमेंट पर, चलो इस एलिमेंट की भी लेंथ अगर मैं बता दूं तो dy, तो इस एलिमेंट पर मुझे इस वेव की स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहला काम मैं ये करना चाहूंगा कि ये जो पोर्शन मैंने सिलेक्ट किया है यहां से लेकर के यहां तक का, मैं सबसे पहले इसका टेंशन लिखना चाहता हूं, ठीक है। तो टेंशन मैं कैसे लिखूंगा? सिंपल, मास इनटू ग्रेविटी।
करेक्ट है, mg। यस सर। ठीक है, यस सर। अब जरा सोचिए कि इसका मास मैं कैसे लिखूंगा। ये जो एलिमेंट यहां से लेकर के यहां तक मैंने चॉइस किया ना, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि इसका मास ही इस जगह पर टेंशन बनाएगा ना, समझ रहे हैं यस बात? तो इसका मास मैं कैसे लिखूंगा? तो आंसर सिंपल है, देखिए जरा महसूस करिए, फील करिए इसको। क्या मुझे ऐसे लिखना चाहिए, म्यू इंटू लेंथ इंटू जी। ये जी तो बात का बात है, मास के लिए मैंने ऐसे लिखा म्यू इंटू लेंथ, करेक्ट है? समझिए, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, राइट है सर। ठीक है ना? यस सर। ऑल ऑफ यूर अंडरस्टैंडिंग दिस। किसी भी एलिमेंट का मास हम लोग कैसे लिखते हैं, याद करो, मुझे सारी बातें आपको बार बार रिपीट करवानी पड़ती है। किसी भी एक एलिमेंट का मास हम लोग कैसे लिखते हैं, याद करो, ऐसे ही लिखते हैं ना, dm इज इक्वल टू मास मास लेंथ। पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। लेंथ। लेंथ ऑफ एलिमेंट। यही तरीका होता है। यस। हाँ, तो वही किया हमने यहाँ पर भी, देख लो गौर से। ये जो म्यू मैंने लिखा, ये मास पर यूनिट लेंथ है, और लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। अब जरा सोच समझ के केयरफुली बताइए कि मुझे क्या क्या लिखना चाहिए। म्यू, उसके बाद क्या लिखना चाहिए, वाई इंटू वाई। वाई। वाई, शाबाश, म्यू इंटू वाई इंटू क्या, जी। 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 इतना टेंशन आ गया। अब किसी भी पर्टिकुलर जगह पर अगर मैं वेव की वेलोसिटी लिख रहा हूं, ट्रांसवर्स वेव की, तो फॉर्मूला क्या आएगा, टेंशन अपॉन म्यू। तो v इज इक्वल टू, बताइए टी के लिए अभी अभी क्या बनाया था हमने, म्यू वाई जी। वाई वाई जी। जी वाई डिवाइड जी। बाय म्यू। कौन कटा, आंसर म्यू। म्यू म्यू से कैंसिल आउट हो गया, और अंडर रूट आपको वेलोसिटी का सिंपल सा इक्वेशन मिला, y इंटू जी। दैट्स इट। अब एक बात बताइए, ये y लेंथ कहां से मेजर हुई है, अपर एंड से क्या लोअर एंड से? लोअर। लोअर एंड। ये दिमाग में बिठाना, ठीक है, y इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नीचे से। लोअर। याद रखिए, y इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नीचे से। लोअर। हमेशा इसको लोअर एंड यानी कि निचले एंड से मेजर करेंगे y। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, वैसे वैसे y बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, एंड यू हैव फाइनली प्रूव्ड पर्टिकुलर रिक्वायर्ड फॉर्मूला। ये हमसे ऑब्टेन करने के लिए बोला था, हमने ऑब्टेन कर लिया। अब केस बी में हमसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि शो दैट द टाइम अ ट्रांसवर्स वेव टेक्स टू ट्रैवल द लेंथ ऑफ द रोप, पूरी लेंथ नीचे से ऊपर तक इसको अगर ट्रैवल करना है तो इतना टाइम लेगा वो। अब आइए इसके टाइम के कैलकुलेशन पर भी बात करते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको वेलोसिटी की इक्वेशन दोबारा से लिखने के लिए कहूंगा, तो आई हैव टू राइट इट समथिंग लाइक y इंटू जी। अब एक बच्चा बोलेगा सर वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई है, टोटल लेंथ l है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, l बाई v कर दो, काम खत्म। ऐसा चलेगा क्या यहाँ पे? नहीं। नहीं सर। टोटल लेंथ अगर मैं ये कहता हूं कि ऊपर से लेकर के नीचे तक जो है ना l है, स्पीड का ये फॉर्मूला आया ना, तो यहां से वेव निकली, ऊपर गई, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करी, l, कितनी स्पीड है, रूट में वाई जी। जस्ट गो फॉर राइटिंग टाइम, टाइम t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, काम खत्म हो गया। ऐसे चलेगा? नो सर। नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, बता सकते हो? बिकॉज आंसर सिंपल है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है। निचले पोर्शन में स्पीड बहुत कम है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ रही है। ओके, ये बात तो यहां मैंने आपको समझा दी थी। अब स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो टाइम कैसे निकालें? तो मामला बड़ा सिंपल है, इंटीग्रेट करके निकालें। जहां कहीं भी ऐसे वेरिएशन आते हैं जहां पर हमें एक वेरिएबल फंक्शन को डील कर कर टोटल वैल्यू निकालनी होती है, तो वहां पे हम इंटीग्रेट करते हैं। हम बस ये मानेंगे ना कि भाई एक छोटे से पोर्शन को यहाँ पे इसने ट्रैवल करा, तो उसको dt टाइम लगा, तो टोटल पोर्शन ट्रैवल करने में उसे कितना टाइम लगा। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू मेक। यस और नो? यस सर। तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इसका इंटीग्रेशन करना होता है, ज्यादा कुछ नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इंटीग्रेट करेंगे कैसे, तो देखिए सिंपल है। इसी v यानी कि स्पीड की इक्वेशन से शुरू करते हैं। एक जनरलाइज्ड पैटर्न में ये v मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, dy बाई dt। सोचो तो, लिख सकता हूं, यस सर। क्योंकि स्पीड
ऐसे डिस्टेंस ही तो कवर करा रही है, डीवाई 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 करते करते तो ऊपर जा रही है, तो मैंने ऐसे डीवाई बाई dt लिखा। अब मैं वेरिएबल सेपरेट करता हूं, ध्यान से देखिए वेरिएबल कैसे सेपरेट हो रहे हैं। डीवाई डिवाइडेड बाई रूट में y इज इक्वल टू ये रूट में g इंटू डी टी, क्योंकि y का वेरिएबल अलग करो ना और टाइम को अलग करो। क्लियर है पॉइंट? यस सर। Yes, sir. अब यहां पर आकर के आप इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो ये यहां इंटीग्रेशन लगेगा 0 से लेके टोटल लेंथ l। अगर मुझे कहता भाई आधी लेंथ चलने के लिए कितना टाइम लगा, तो 0 से लेकर के l/2। अगर मुझसे कहता 3/4 लेंथ चलने के लिए कितना टाइम लगा, तो 0 से लेके 3/4 ऑफ l। अगर मुझसे कहता कि 1/4 लेंथ चलने के लिए कितना टाइम लगा, तो 0 से लेके 1/2 ऑफ l। मुझे टोटल लेंथ निकालनी है, तो 0 से लेके कहां तक, टोटल लेंथ l तक। क्लियर? यस सर। ऑन द अदर साइड इंटीग्रेशन लगेगा जब शुरू किया था 0 से लेकर के कोई टाइम t। अब आपने नोटिस किया मैंने रूट जी को इंटीग्रेशन में लिया ही नहीं, बाहर ही निकाला, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। ठीक है, वेरी गुड। अब इंटीग्रेट करते हैं, आइए मजेदार है। 0 से लेके l y रेस टू माइनस हाफ dy, करेक्ट है, यस सर। Yes, sir. इज इक्वल टू अंडर रूट में g इंटीग्रेशन 0 से लेके t dt। अब आप बोलेंगे सर माइनस हाफ कैसे आया? बेटा y की ऊपर- पावर रूट है, रूट मतलब हाफ हो गई पावर, न्यूमरेटर में और मैं इसको डिनोमिनेटर से उठा के न्यूमरेटर में लेकर के आ रहा हूं, तो माइनस हाफ कर दूं। यस सर। Yes. अब x रेस टू n का फॉर्मूला लगाओ, बताओ तो क्या आएगा? माइनस हाफ प्लस y 1 रेस टू माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस हाफ प्लस 1, और पूरी लिमिट चलेगी 0 से लेके l। ऑन द अदर साइड रूट में g, ये कुछ नहीं t हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t। करेक्ट है? Yes, sir. यस सर। एकदम पक्का? यस सर। देखिए भाई थोड़ा बहुत मैथ्स आना चाहिए, और बता चुका हूं मैं कि कितना कितना चाहिए आपको। अब माइनस हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा? हाफ। 3/2 कब से होने लगा भाई, वापस से हाफ हो Half, जाएगा, एक में से आधा गया तो। इधर हाफ इज इक्वल टू ये हो गया रूट में g इंटू टी। ठीक, ये 2 उठा करके ऊपर रख लो। हाँ, एक खास बात और, इसके ऊपर तो मुझे ऐसी लिमिट्स लगानी है 0 से लेके l। ये 2 ऊपर कर लो, ये रूट में y, अगर मैं गलत नहीं चल रहा हूं, 0 से लेके l, ये रूट में g इंटू टी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 रूट में l माइनस 0 इज इक्वल टू रूट में g इंटू टी। क्या बचा? 2 रूट में l इज इक्वल टू रूट g ऑफ t। फाइनल आंसर क्या बना? टाइम t इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में l बाई जी। देखिए आया नहीं आया समझ में? Yes, sir. ध्यान से देखिए, और बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं मैं रिकॉर्डिंग के हिसाब से तो बहुत ही स्लो। कोई फिर घूम के रिकॉर्डिंग देखता होगा तो वो सोचता होगा यार कितना बोर कर रहे हैं। स्टेप्स क्लियर हुए? Yes, sir. सारे? यस सर। ओके, तो अब हमें यहाँ 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मिले, दोनों के दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर एक बार हम इन्हें लिख लेते हैं। पहला जो फॉर्मूला हमें मिला, एक ऐसी हैंगिंग स्ट्रिंग के लिए वेलोसिटी जो आती है अंडर रूट में yg होती है। ये पहला फॉर्मूला, जिसमें y ये कहां से मेजर होता है, ऊपर से या नीचे से? नीचे से lower. दूसरा फॉर्मूला हमें मिला कि टाइम टू ट्रैवल द फुल लेंथ ऑफ द रोप, नीचे से लेकर के ऊपर तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 2 root L by G. l/g। अगर कुछ और टाइम पूछता ना बच्चों, कुछ भी नहीं, सिर्फ यहाँ इंटीग्रेशन की लिमिट बदलते और कुछ नहीं करते, याद रखना। ठीक है, इंटीग्रेशन का लिमिट बदलते अलग आंसर आता। क्लियर हो रही है पॉइंट? यस सर। ओके, आप देखिए, दिमाग चलाइए और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। केयरफुली बताइए। एक यूनिफॉर्म रोप है जिसका मास है 0.1 किलोग्राम और लेंथ है 2.45 मीटर, हैंग्स फ्रॉम द सीलिंग।
Find the speed of the transverse wave in the rope at a point 0.5 meter from the lower end. चलिए और आसान कर दिया, ये 0.5 मीटर क्या है? y. ठीक है ना? और इतना ही नहीं है, आगे हमसे ये टाइम भी पूछ रहा है, तो पहले स्पीड का मामला क्लियर करते हैं। बताएं फॉर्मूला। √T by y yg. y कितना? 0.5। 0.5 g का वैल्यू हम ले लेते हैं 9.8 या 10 ले लो, चलो ठीक है। 10. रूट में 5, रूट में 5 मतलब कितना होगा अंदाजन? 2.1 मीटर पर सेकंड। अब दूसरा हमसे इसने पूछ लिया टाइम कितना लगेगा, फुल लेंथ ऑफ रोप ट्रैवल करने के लिए टाइम कितना लगेगा, तो आपके पास है फॉर्मूला, बताइए। 2 अंडर रूट में G by L by G, 2 अंडर रूट में लेंथ गिवन है, टोटल लेंथ, यही टोटल लेंथ 2.45 2.45, सो दैट इज 2.45 डिवाइडेड बाय G, आप यहां ले लें 10, सॉल्व कर लें, आंसर निकल आएगा। कर सकते हैं, यस और नो? यस ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके का सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। A wave moves with the speed of 300 meter on a wire which is under tension 500 Newton. तो एक पर्टिकुलर स्पीड दिया है इसने 300 मीटर पर सेकंड और एक पर्टिकुलर टेंशन के बारे में बात कर रहा है, दैट इज 500 न्यूटन। हाउ मच टेंशन मस्ट बी चेंज, कितना टेंशन आप चेंज करोगे, नया टेंशन नहीं पूछा, चेंज कितना करोगे पूछ रहा है। एंड वी रिक्वायर अ स्पीड v2, कितनी? 312 मीटर पर सेकंड। तो हम नया टेंशन पहले फिगर आउट कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि चेंज कितना करना पड़ेगा। अब बेटा सिंपल सी बात है, देखो स्पीड ऑफ द वेव जब हम लोग मेंशन करते हैं ना किसी गिवन मीडियम पर, तो वो होती है अंडर रूट में T by म्यू। अब किसी गिवन मीडियम के बारे में जब हम बात करेंगे तो ऑब्वियस बात है उस मीडियम के प्रोस्पेक्टिव में हम म्यू को कांस्टेंट मान लेंगे ना। यस सर। तो अगर म्यू फैक्टर मैंने कांस्टेंट मान लिया तो रिलेशन बिल्कुल साफ साफ है, मुझे यूज करना चाहिए v अंडर रूट में T। करेक्ट है? यस और नो? यस इसका एक सिंपल शॉर्टकट मैं आपको बताऊं, दो तरीके से बेटा हम इसको कर सकते हैं, पहला और दूसरा तरीका। मैं एक पहले शॉर्टकट बता देता हूं आपको, तो मैं ऐसे लिख पाता हूं या ऐसे लिख सकता हूं, dv by v इज इक्वल टू हाफ ऑफ dt by t। याद करिए एरर्स में ऐसे कैलकुलेशन करते थे ना हम लोग। यस सर। ये हाफ कहां से आया? रूट में t का मतलब इसकी पावर हाफ है ना। यस एरर्स में करते थे हम, x रेस टू n है तो n x रेस टू n, ऐसी रिलेशंस बनाई है ना हमने एरर्स के लिए पावर कैलकुलेशन करते वक्त। यस सर। ये क्लिक हुआ आप सभी को? यस सर। अब मुझे बताइए स्पीड में मैंने कितना चेंज करवाया? पहले 300 थी, अब 312 हो गई, तो कितना चेंज करवाया? 12। पुरानी वाली स्पीड कितनी थी? 300। हाफ dt मुझे निकालना है, चेंज ऑफ टेंशन, और नया पुराना वाला टेंशन कितना था? 500। खेल खत्म, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, छोटा सा कैलकुलेशन पूरा कर लें आप, जैसे यहाँ पे फर्दर कैंसिलेशंस ये होंगे, ये 3 से मैंने काटा, ये हो गया 4, 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 4 40, यानी कि सीधा सीधा आंसर dt इज इक्वल टू 40 न्यूटन। क्लियर? जल्दी से हो गया ना? यस सर। लेकिन इस तरीके का अप्रोच ना हम उसी वक्त लगा सकते हैं जब हम छोटे चेंजेस देख रहे हैं, ओनली
फॉर स्मॉल चेंजेस। हर बार हम ऐसा अप्रोच नहीं लगाएंगे। अगर कुछ बड़े चेंजेस हैं या इवन छोटे चेंजेस हैं तो जनरलाइज्ड अप्रोच क्या है? जनरलाइज्ड अप्रोच बड़ा सिंपल है। क्या वेलोसिटी टेंशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट में, है ना? Yes, sir. तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि v1 प्रोपोर्शनल रूट में t1 आएगा एंड v2 प्रोपोर्शनल रूट में t2 आना चाहिए। तो सिंपली मुझे लेना चाहिए v1 बाई v2 इज इक्वल टू अंडर रूट में t1 बाई t2। अब v1 कितना है? 300, 312। t1 कितना है? 500. 500 और ये t2। अब यहां छोटा मोटा कैलकुलेशन करके आप क्या निकालेंगे? t2। ओके विद दिस? तो यहां आप सॉल्यूशन बनाएंगे बाकायदा, और सॉल्यूशन बना करके आप क्या फिगर आउट करेंगे बेटा? T2. T2 निकालेंगे। एक बार आपकी T2 की वैल्यू आ गई तो उसके बाद आपको चेंज ऑफ टेंशन यानी कि डिफरेंस ऑफ टेंशन निकालना है, जिसे आप फिगर आउट करोगे T1 माइनस T2 से। और आप ये देखोगे कि ये आंसर तकरीबन इतना ही आएगा, क्योंकि फिलहाल जो प्रॉब्लम हमारे सामने रखा गया है ये स्मॉल चेंज का है। सो हमें और ज्यादा इसमें एक्सेसिव कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हो? Yes, sir. यस, Yes, sir. ओके। अच्छे से ना एकदम ये कैलकुलेशन Yes, अपने sir. आप मैनेज कर लोगे। जैसे ये 300 और 312 पहले कैंसिलेशन कर लो पूरा, उसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करके T2 एक तरफ ले लो और ये 500 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, नया T2 आ जाएगा। जो भी नया T2 आता है उसको T1 में से माइनस कर लो, आपको डिफरेंस मिल जाएगा, चेंज ऑफ टेंशन की वैल्यू मिलेगी और वो इतनी ही आएगी, थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है। तो मैं प्रेफर करता हूं ऐसे शॉर्टकट तरीके से जाना, क्योंकि एग्जाम में हमें इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, हम क्विकली इसको मैनेज कर पाते हैं। बट यहाँ एक गलती हो सकती है। इस तरीके के शॉर्ट ट्रिक्स कब अप्लाई किए जाएंगे? ओनली व्हेन द चेंजेस आर Small changes. स्मॉल। ऐसे बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं, लाइक वेलोसिटी डबल कर दी, हाफ कर दी, 1/4 कर दी, या टेंशन डबल ट्रिपल कर दिया, 1/4 कर दिया, तब हम ऐसे स्मॉल चेंजेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये 5 to 6% के चेंजेस के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। ओके है? वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ऑल ऑफ यू रेडी? Yes, Yes. sir. ओके। यहाँ एक अरेंजमेंट हमको गिवन है, आप देख सकते हैं डायग्राम में एक अरेंजमेंट भी दिया हुआ है। इसमें ये कह रहा है कि एक 12 मीटर का लॉन्ग रबर का ट्यूब है जिसका मास है 0.9 किलोग्राम। ठीक है, तो ये डेटा काम में आ सकता है। टोटल लेंथ 12 मीटर और टोटल मास 0.9। अब इसको फिक्स किया, फिक्स करके रखा है, मतलब ये मूव नहीं कर सकता यहाँ से, और एक कॉर्ड इस पर से पास करा करके एक 5 किलोग्राम का मास यहाँ अटैच कर दिया है। अब ये कह रहा है द ट्यूब इज स्ट्रक, तो एक ट्यूब इस पर एक फोर्सफुली हिट करेंगे, एक स्ट्रक इस पे लगाएंगे, इस पे एक झटका लगाएंगे, तो इस पर एक वेव सेट होगी और वो वेव जो है ना इस पर ट्रैवल करेगी। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पल्स टू रीच द अदर एंड। एक एंड से लेके दूसरे एंड तक पल्स को जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? बेटा इस प्रॉब्लम में सबसे बड़ी आसानी क्या है पता है? इस पूरी रबर की कॉर्ड पर टेंशन सेम है, सेम टेंशन है बच्चों इसमें, क्योंकि इस पूरी रबर की कॉर्ड को पुली के उस पार ये मास खींच रहा है, और ये मास कितना है? 5 kg. 5 kg, यानी कि नीचे कितना फोर्स लगाएगा ये? 500. 50. 50. ये टेंशन आएगा इधर और ये टेंशन आएगा इधर T। तो आप देखें इस पूरी की पूरी रबर की कॉर्ड पर एक कांस्टेंट टेंशन डेवलप होगा, और वो टेंशन कितना होगा? 50 Newton. तो अगर टेंशन कांस्टेंट है तो दो स्टेप में हम इसे सॉल्व करेंगे। पहली स्टेप हम निकालेंगे वेलोसिटी T बाई म्यू। अब हम लोग एक जगह फंस गए, म्यू कहां से लाएं? तो बेटा हमारे पास ये दो नंबर्स है ना, इससे हम म्यू निकालेंगे। कैसे निकालोगे म्यू? सोचो। M/L. मास पर यूनिट लेंथ, वेरी गुड। मास कितना? 0.9 और लेंथ कितना? 12। 12. टेंशन की वैल्यू कितनी है हमको यूज करनी है? 50. 50। तो मैं डेटा यहाँ पे लिख देता हूँ, टेंशन की वैल्यू हमको यूज करनी है 50 न्यूटन, म्यू का वैल्यू हमको यूज करना है 0.9/12। तो इसके हेल्प से आप
सबसे पहले v निकालोगे, कर पाओगे? यस सर। दूसरी स्टेप हमें निकालना है टाइम। मैं फिर दोहरा दूं, टेंशन कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टाइम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम निकालने के लिए हम बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इतना डिस्टेंस वेव ने मूव किया डिवाइडेड बाय इतनी स्पीड से। अब सोचिए कितना डिस्टेंस वेव मूव करेगी, यहां से लेकर के यहां तक नीचे तक ही तो आएगी, तो टोटल कितना डिस्टेंस मूव 12 मीटर। 12 मीटर। स्पीड जो भी तुम यहां से फिगर आउट करोगे भी, उसको यहां पुटअप कर ले, कैलकुलेशन पूरा कर ले और आंसर निकाल ले। इस प्रॉब्लम में आसानी क्या है, इजीनेस क्या है? टी कांस्टेंट है, वो बात है, टेंशन। यस, टी कांस्टेंट, और टी कांस्टेंट रहने की वजह से, कांस्टेंट बी कांस्टेंट रहने की वजह से टाइम का फॉर्मूला हम लोग लगा पाए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझे नहीं समझे? यस सर। ओके, यस मैनेजेबल सर। है, कर पाएंगे? यस। अगली क्लास यस। में इसके आगे के न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे।